फंडामेंटल राइट्स। तो आइए आज की इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार होते क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, कैसे हैं, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आए, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक टर्म आती है पॉलिटी के अंदर, लिबर्टी। लिबर्टी टर्म का मतलब क्या होता है? ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम। लिबर्टी और फ्रीडम के अंदर एक डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है? देखिए, लिबर्टी यूज की जाती है वर्ड एक इंडिविजुअल के लिए। जब हम इंडिविजुअल फ्रीडम की बात नहीं करते, हम बात करते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी की, क्योंकि लिबर्टी का जो कंसेप्ट है वो इमर्ज हुआ है लिबरलिज्म आइडियोलॉजी से। और जब फ्रीडम की हम बात करते हैं, फ्रीडम एक ग्रुप का होता है, एक कंट्री के फ्रीडम की हम बात करते हैं। जो फ्रीडम वर्ड इमर्ज हुआ है वो हुआ है सोशलिज्म आइडियोलॉजी से। तो दोनों में डिफरेंस समझिए, आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस है, लिबर्टी बिलोंग्स टू एन इंडिविजुअल वेयरएज फ्रीडम बिलोंग्स टू ए ग्रुप। और फ्रीडम इमर्ज हुआ है सोशलिज्म आइडियोलॉजी से और लिबर्टी आया है लिबरलिज्म आइडियोलॉजी से। तो लिबरल्स जो है वो फेवर करते हैं लिबर्टी को, और जो सोशलिस्ट, इवन जो मार्क्सिस्ट हैं, वो फेवर करते हैं फ्रीडम को। अब हम लिबर्टी की बात करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट जब आप पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको लिबर्टी का पता होना चाहिए कि लिबर्टी कितने टाइप की होती है। तो लिबर्टी इज बेसिकली ऑफ टू टाइप। द वन इज पॉजिटिव लिबर्टी एंड द अनदर इज नेगेटिव लिबर्टी। अब ये क्या चीज है भाई? लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी होती क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी? देखिए, एचसीएस के अंदर मैं बात करूं क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होगा, तो अगर आप 2019 तक का जो अगर आप पेपर का पैटर्न आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या था कि ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते थे कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पॉजिटिव लिबर्टी, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द नेगेटिव लिबर्टी। तो ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते थे, इवन दे आर कोर पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चंस। बट ये 11th क्लास की जो पॉलिटिकल थ्योरी की जो बुक है उसके अंदर ये गिवन है सारी चीजें। इवन यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर इनसे क्वेश्चंस पूछती है बार बार। और एक क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है कि फंडामेंटल राइट बिलोंग्स टू विच लिबर्टी, पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी। तो आपको इसका कोर अगर समझ में आ गया, आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है, तो आप बहुत इजीली टैकल कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है और नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है। पॉजिटिव लिबर्टी वो लिबर्टी होती है जिसको स्टेट देता है, राइट, जो स्टेट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, जो स्टेट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जिस लिबर्टी के थ्रू। और नेगेटिव लिबर्टी वो होती है जिससे स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे फंडामेंटल राइट। राइट, फंडामेंटल राइट स्टेट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। फॉर एग्जांपल, यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट, तो आप स्टेट के अगेंस्ट कुछ बोल सकते हैं, तो ये एक नेगेटिव लिबर्टी का पार्ट है। और वही अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, डीपीएसपी, तो वहां लिखा रहता है कि स्टेट शुड वर्क इन दिस, स्टेट शुड डू दिस थिंग्स, राइट। तो वो स्टेट से आपकी तरफ आ रही हैं, जबकि नेगेटिव लिबर्टी आपको एम्पावर करती है, ना कि स्टेट को एम्पावर करती। बात को बहुत ध्यान से समझो। पॉजिटिव लिबर्टी इज गिवन बाय द स्टेट, वेयर इज नेगेटिव लिबर्टी is restriction on state। तो fundamental rights are part of negative liberty, fundamental rights are part of negative liberty। तो ये था लिबर्टी का कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, पार्ट 3 में। और आर्टिकल इनके हैं आपके 12 से लेके और 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक के आर्टिकल्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट से बिलोंग करते हैं। एचपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पार्ट्स को मैच द फॉलोइंग के अंदर, तो फंडामेंटल राइट्स आर इन द पार्ट 3। और ऐसे भी दिया जा सकता है 4 स्टेटमेंट्स में आपके सामने कि फंडामेंटल राइट्स बिलोंग टू पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 34। द सेकंड स्टेटमेंट इज फंडामेंटल राइट्स बिलोंग टू पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 11 to 35। मतलब आर्टिकल्स चेंज कर दिए जाए, पार्ट चेंज कर दिया जाए, बट रिमेंबर फंडामेंटल राइट बिलोंग्स टू पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35, राइट। इनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं।
दे आर द मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। वो गारंटी फंडामेंटल राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ गारंटी द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती थी बहुत साल पहले तक। हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ Indian Constitution, who is the guardian of Indian Constitution, who guaranteed the fundamental rights। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती थी, तो ये लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में कि आर्टिकल्स की स्टडी करेंगे और आर्टिकल से ही हम अप्रोच करेंगे टोटल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 12 की। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, आप आर्टिकल्स को उठाइए, बाद में हम फीचर्स वगैरह ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12 के अंदर जो है वो स्टेट की डेफिनेशन है। आर्टिकल 12 डिफाइन स्टेट को डिफाइन किया गया है कि स्टेट क्या होगा। तो देखिए 4 पार्ट में स्टेट को डिफाइन किया गया है। द फर्स्ट पार्ट इज द government and the parliament of India, that is executive and legislative organs of the union government. The second, government and the legislature of state, that is executive and legislative organs of state government. The third, all local authorities, that is municipalities, panchayat, district board, trust, cantonment boards, etc. These all came under the definition of state. All authorities, that is statutory and non-statutory in nature, like LIC, ONGC, all the PSUs, they also considered as state. तो 3 साल पहले एक इशू आया था BCCI का, राइट? BCCI, इज BCCI स्टेट और नॉट? तो इस पे अभी डिस्प्यूट था काफी। तो उस टाइम पे ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट था। बट HPSC के अंदर क्या पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्ट कि आर्टिकल 12 डिफाइन विच थिंग? Article 12 defines state. The another statement can be asked in the paper is, our constitution has no definition of state. This statement is false. तो ये statement false है। हमारे constitution के अंदर article 12 में state को define किया गया है। अब हम बात करते हैं article 13 की। article 13, आर्टिकल 12 अभी से याद करते चले साथ साथ। आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को, और आर्टिकल 13 क्या करता है? आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। अगर दूसरे शब्दों में मैं बात करूं, सरल शब्दों में, तो ये एक्ट प्रोवाइड कराता है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अगर सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो आर्टिकल 13 के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। बट रिमेंबर माय वर्ड, जुडिशियल रिव्यू वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द आर्टिकल 13। द वर्ड जुडिशियल रिव्यू इज नॉट मेंशन्ड इन द आर्टिकल 13। द आर्टिकल 13 सेज, it declares that all laws that are inconsistent with or in derogation of any fundamental right shall be void। अगर कोई भी लॉ कंट्री के अंदर वो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करता है तो वो void डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इट मीन्स इट प्रोवाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू समझते हैं? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि कोई भी गवर्नमेंट ने लॉ पास किया या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया, तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं अगर वो लॉ आपके फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है। तो ये पावर जुडिशियल रिव्यू की सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट के भी पास है जुडिशियल रिव्यू की पावर आर्टिकल 226 के तहत। तो देखिए एक क्वेश्चन यहां से ये भी आता है कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज ओनली विद द सुप्रीम कोर्ट। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। जुडिशियल रिव्यू की पावर आपकी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों के पास होती है। अब हम बात करते हैं आगे। अब ये किस बेसिस पे किस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं?
तो इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल लॉ। अब आर्टिकल 13 के अंदर इसके सब क्लॉजेज में लॉ को भी डिफाइन किया गया है कि लॉ क्या चीज है। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझो, टेक्निकलिटी पे जाते हैं। लॉ को डिफाइन किया गया है तो याद रखो आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन भी है। रिमेंबर दिस थिंग, एचपीएससी और यूपीएससी कैन आस्क इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिडंट डिफाइन द लॉ बट इट डिफाइन इन द आर्टिकल 13। यहां से क्वेश्चन आते हैं। अब लॉ की डेफिनेशन क्या है, तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है परमानेंट लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी परमानेंट लॉ लेके आया गया पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। ऑर्डिनेंस इशू बाय द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं, बायलॉज, रेगुलेशंस, लाइक जैसे अगर आप कोई एनजीओ वगैरह बनाते हैं तो उसके बायलॉज होते हैं, दे आर ऑल्सो डिफाइंड अंडर द आर्टिकल 13। वो भी एक तरीके के कानून ही है। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉज लाइक कस्टम लॉ और ऑल दीज थिंग दे ऑल्सो कंसिडर्ड एज लॉ। समझे, कस्टम्स लॉ जो होते हैं जैसे नागाज के कस्टम लॉ हैं तो वो भी कानून के दायरे में आते हैं, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज लॉ। समझे बात, तो उनको भी कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बट रिमेंबर आर्टिकल 13 ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कानून नहीं होगा। आर्टिकल 13 डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट ए लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट ए लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ नहीं है, ये तो बोल दिया आर्टिकल 13 ने। बट इन द केशवानंदा भारती केस, हाउएवर, सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंदा भारती केस 1973 held that constitutional amendment can be challenged on the ground that if it violates a fundamental right। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। तो इट मीन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी एज ए लॉ कंसिडर हम करेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर इन योर हेड। तो यहां तक हमने बात की आर्टिकल 12 एंड 13 की। अब आते हैं हम फंडामेंटल राइट्स पे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, और इवन यू कैन आस्क इट ऑन आवर ईमेल आईडी दैट इज query@reignite20s.com। एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि सर ये पॉइंट समझ नहीं आया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी। Right to equality. Right to equality is from Article 14 to 18. आर्टिकल 14 से 18 के बीच है राइट टू इक्वालिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 डिफाइन करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये दोनों कंसेप्ट हैं क्या? आइए समझते हैं इन दोनों कंसेप्ट्स को। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, ये एक ब्रिटिश कंसेप्ट है। ये एक ब्रिटिश कंसेप्ट है। पहले इसी को समझते हैं फिर आएंगे नेक्स्ट पे। इस कंसेप्ट के अंदर क्या है कि जितने भी सब जो चीजें होंगी, क्या नाम है, ऑल पर्सन्स आर इक्वल इन कोर्ट। फॉर एग्जांपल कि इफ there is no separate court for the army, there is no separate court for police, there is no separate court for bureaucracy, there is no separate court for certain class of person, all person are equally liable in a same court। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये होता है कि सभी नागरिक समान है, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेज।
इट इज इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल, मतलब सबके लिए सब चीजें बराबर हैं. देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं है किसी भी क्लास को. तो ये चीज होती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ में. दूसरा, ऑल इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट. इट मीन्स कि सभी नागरिकों के लिए एक ही कोर्ट होगा, कोई अलग अलग कोर्ट नहीं होगा. आप देखते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल अलग है, एनजीटी अलग है, उस चीज के लिए डिफरेंट कोर्ट है, आर्मी कोर्ट्स अलग है. ऐसा नहीं होता है, ठीक इक्वल चीजें होती हैं. फिर नेक्स्ट टर्म आती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज ए अमेरिकन कंसेप्ट, इज ए अमेरिकन कॉन्सेप्ट. इसके अंदर क्या होता है अमेरिकन कंसेप्ट में, देखिए ध्यान से समझना कि द इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस. तो इसके अंदर प्रिविलेजेस होते हैं, इसके अंदर प्रिविलेजेस होते हैं. ये कंसेप्ट आप देखोगे कि आर्मी के लिए हमारे कंट्री में डिफरेंट कोर्ट है, राइट, आर्मी की कोर्ट अलग है, और भी कुछ चीजें जो होते हैं कि ये इनके लिए कोर्ट्स अलग हैं. एडमिनिस्ट्रेशन से जो मैटर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड मैटर्स, उनके लिए कोर्ट अलग हैं. तो प्रिविलेज मिलता है वो सभी के लिए. फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल कि वी सेड कि सर्टेन रैंक ऑफ ऑफिसर्स आर इक्वली लायबल टू दिस कोर्ट. तो उसके अंदर सभी ऑफिसर्स उस रैंक पे जो होंगे, ना कि एक सर्टेन ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स को हम टारगेट करेंगे. तो समझिए, तो ये चीज इस आर्टिकल के अंदर है. दूसरा इस आर्टिकल के, तीसरी चीज जो इस आर्टिकल के अंदर है वो है रूल ऑफ लॉ. अब रूल ऑफ लॉ का क्या कंसेप्ट है भाई, आप समझना. रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है ये दिया था ब्रिटिश ज्यूरिस्ट एवी डाइसी ने. ब्रिटिश ज्यूरिस्ट एवी डाइसी ने. इसका लिटरल मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं, कोर मीनिंग इसका होता है गवर्नमेंट इज अंडर दी लॉ. गवर्नमेंट इज अंडर दी लॉ, सरकार भी कानून के दायरे में है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 14 इज द बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. वी कैन नॉट अमेंड दिस इन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो रूल ऑफ लॉ इज द बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये चीजें भी अब साथ साथ करते चलेंगे ताकि आपको पता रहे कि रूल ऑफ लॉ एक बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को कुछ इम्यूनिटीज मिलती हैं, कुछ सांसद लोगों को जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनके कुछ प्रिविलेजेस हैं, राइट. जो फॉरेन डिग्निटरीज होते हैं कंट्री के अंदर आते हैं, एम्बेसडर्स और ये सब, इनके लिए कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ इनके लिए फेवरेबल चीज़ें हैं, प्रिविलेजेस हैं. तो वो सारी चीज़ें हैं, बट वो सबके लिए है, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ. फॉर एग्जांपल ये हम ऐसे नहीं कहते कि भाई बीजेपी के जो एमपीज हैं उनको स्पेशल प्रिविलेज है, नहीं, सभी एमपीज को इक्वल प्रिविलेजेस होते हैं. तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 में. इतना ही है, इससे ज्यादा डीप में मत जाना, स्पेशली फॉर द एचपीएससी एग्जाम, और इसमें आप समझ जाएंगे ऑलमोस्ट एवरीथिंग. अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की. तो आइए देखते हैं आर्टिकल 15 को. अगर आपको समझ आ रहा हो अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, ताकि हम और डीप कराना होगा तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डेफिनेटली ट्राई कि थोड़ा डीप जाके और कराएं. अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की. आर्टिकल 15 डिक्लेयर्स, इट प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट discriminate against any citizen on grounds only of religion, caste, race, sex or place of birth.
रिमेंबर, अब इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ओनली ऑफ, मैंने अंडरलाइन किया ओनली ऑफ को, ठीक है, तो ये चीज समझना। आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा बिटवीन पर्संस और एनी सिटीजन ओनली ऑफ, सिर्फ इन 5 ग्राउंड्स पे, सिर्फ इन 5 ग्राउंड्स पे। वो 5 ग्राउंड क्या क्या है? फर्स्ट इज रिलीजियन, कैस्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 ग्राउंड के बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। जब ये 5 ग्राउंड अकेले होंगे, बट ऐसे कर सकता है रिलीजियन और कैस्ट, अगर दोनों को कंबाइन कर दे तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल हिंदू शेड्यूल कास्ट, हिंदू ओबीसी, देन स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट, राइट। बट स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑफ खाली रिलीजियन ग्राउंड पे, खाली कास्ट के ग्राउंड पे, खाली रेस के ग्राउंड पे, खाली सेक्स के ग्राउंड पे, खाली प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे, सिर्फ इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं कर सकता, समझे। डिस्क्रिमिनेट ऑन अदर ग्राउंड और ओनली ऑफ का मतलब एक और होता है कि दूसरे ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट प्रोहिबिट नहीं है, और इसके अलावा और ग्राउंड्स पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। अब आर्टिकल 15 के अंदर आता है जो एडमिशंस होते हैं ना गवर्नमेंट कॉलेजेस और इन सब में, वहां रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो आर्टिकल 15 के अंदर आता है, याद रखना ये चीजें। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि भाई, एक तो सेकंड प्रोविजन यही है कि नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली ऑफ सेम थिंग, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस बर्थ, राइट। तो उनको आप रोक नहीं सकते किसी पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल में जाने के लिए, ना आप उनको वेल, टैंक, घाट और पब्लिक टॉयलेट्स के लिए या पब्लिक रिजॉर्ट और जहां स्टेट फंड से चीजें चलती हैं उनके लिए रोक सकते। और आप प्राइवेट इंडिविजुअल, स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल कोई भी उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता इन सब चीजों में, याद रखना। ये स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के लिए है ये चीजें। और इसमें फिर कंसेप्ट है आपका जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, वो बीसी के अंदर अमेंडमेंट हुआ था इसकी क्लॉज 4 में, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में। तो ये था आर्टिकल 15। आज की क्लास में हमने टोटल 4 आर्टिकल्स को डिस्कस किया है। देखिए थोड़ा थोड़ा करेंगे और कंप्लीट करेंगे पक्का, क्योंकि जितना आप अभी टाइम है आप इतना पढ़ पा रहे हो इजीली, अगर आपको अभी से चीजें याद हो रही तो ऑल वेल एंड गुड है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल एक्सप्लेन आर्टिकल 16 टू आर्टिकल 21 टिल आर्टिकल 22। फिर उसके बाद थर्ड वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो फंडामेंटल राइट्स एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको 3 वीडियोस में हमने बाइफर्गेट किया है 3 क्लासेस के अंदर। इन द फर्स्ट क्लास वी विल एक्सप्लेन टिल आर्टिकल 15, जिसमें हमने स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स बताए थे, फंडामेंटल राइट बिलोंग टू दी नेगेटिव लिबर्टी एंड ऑल दीज थिंग्स, और बाद के हमने ये चीजें बताई थी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू अस ऑन आवर टेलीग्राम हैंडल @reignite 20 @reignite studies @reignite HCS, सॉरी @reignite HCS, आप उस पर जाके पूछ सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वेबसाइट पे भी रेगुलर बने रहे ताकि आपको नोट्स वगैरह मिल जाए @reignite20.com पे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।